हम भटक रहे गाइस, हमको रास्ता नहीं मिल रहा कि मंदिर कहाँ जाना है। क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा दिव्य स्थान है जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और रसायनों का एक अद्भुत संगम। क्या आप जानते हैं कि यहाँ का एक पूरा द्वीप ओम के आकार जैसा माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ नर्मदा के पवित्र जल, आदि शंकराचार्य की परंपरा और महादेव की आस्था एक साथ मिलती है। आज हम चलेंगे ओमकारेश्वर की उस यात्रा पर जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। तो अर्ली मॉर्निंग हम अपने गाड़ी को ब्रेकफास्ट खिला के निकल पड़े अपने ओमकारेश्वर की ओर। सूरत से ओमकारेश्वर की ओर जाने के लिए हमने शुरुआत की वडोदरा एक्सप्रेस वे, जो कि हमारे सूरत में न्यू बना है, जो कि सचिन टू बारडोली के रूट के बीच में पड़ता है। इस एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ने के बाद हमें लेफ़्ट डाइवर्ट भी होना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सफ़र के बीच हम आपको सारी जानकारी दिया करेंगे कि ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के अलावा हमें और कहाँ कहाँ घूमना है और कौन से टाइम पे जाना है, ताकि आप भीड़ से भी बच सके और शांति से दर्शन भी कर सके। और यह प्लान हमारा ऑन द स्पॉट बना था, तो इसके लिए हम एडवांस बुकिंग भी नहीं कर पाए। अगर आपका फ्यूचर में कोई प्लान है ओमकारेश्वर जाने का, तो 1 या 2 दिन से पहले ही आप बुकिंग करा ले VIP एक्सेस का, तो ताकि आप जल्दी ही और ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि VIP के लिए अलग से रूट भी होता है, आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके परिवार के सदस्य में कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर किसी के पैरों में तकलीफ़ है, वो ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ एडवांस बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, और वीकेंड के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आपको 3 या 4 दिन पहले बुक कराना होगा। अगर आपने बुकिंग नहीं भी की है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं जिस समय पे आपको बता रही हूँ, आप उस समय पे दर्शन कर लें, तो आपके जल्दी ही और शांति से ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएं। यूँ ही अपने वाहन में भजन लगा के अपनी मस्ती में धुन सफ़र सूरत की भाग दौड़ छोड़ के अब चल पड़े हम शांति की ओर। मंजिल है ओमकारेश्वर और रास्ता खुद भजन बन गया। चाय ब्रेक। हम लोग वडोदरा पहुंचने के बाद ये टी ब्रेक ले रहे हैं। हाईवे के बाजू में रेस्ट एरिया आता है, उसमें फिर निकलेंगे। बाय बाय। हमने सूरत से सफ़र तय किया था, तो बेस्ट रूट हमने भरूच, वडोदरा, दाहोद, धार लेके ओमकारेश्वर की ओर बढ़े। ये रूट में काफ़ी सारे एक्सप्रेस वे, हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ आए, जो कि रोड बहुत ही स्मूथ था, तो ये बेस्ट रूट है ओमकारेश्वर की ओर जाने के लिए सूरत से। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन की भी सुविधा ओमकारेश्वर में है, और बस स्टेशन तो ओमकारेश्वर मंदिर के काफ़ी नज़दीक है। बस स्टेशन पर ही आपको रुकने ट्रस्ट के तरफ से स्टे की सुविधाएं भी हैं। काफ़ी लंबे लॉन्ग ड्राइव के बाद हमने एक और पिट स्टे लिया, और वहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया। निकल रहे हैं वापस हाईवे पे। रोड ट्रिप का एक फ़ायदा तो ये भी है कि हमें काफ़ी मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है सफ़र के बीच। तो चलिए ओमकारेश्वर के बारे में हम कुछ फ़न फैक्ट और कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ नर्मदा और कावेरी कुंड नदियाँ मिलती हैं और एक नेचुरल आइलैंड बनता है, जिसे मंदता द्वीप या शिवपुरी भी कहते हैं। इंदौर से यहाँ की दूरी लगभग 77 किलोमीटर है और खांडवा से 70 किलोमीटर। यह जगह समुद्र तल से लगभग 190 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि मंदता आइलैंड का शेप ओम जैसा दिखता है जब ऊपर से देखा जाए, इसलिए इस जगह का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। ओम का ईश्वर यानी शिव, जो ओम स्वरूप में यहाँ विराजमान है। तो ऐसे ही थर्ड पे स्टॉप लेने के बाद हम पहुँच गए ओमकारेश्वर।
ओमकारेश्वर गेट के पास ही बस स्टॉप है जहाँ पे ट्रस्ट का भी स्टे है, जो आप अफोर्डेबल प्राइस में स्टे कर सकते हैं। सो इट्स ऑल ऑन यू कि आपको कहाँ और कैसे स्टे करना है। अगर आपको मंदिर के पास स्टे करना है तो वहाँ पे भी बहुत सारे होटल्स हैं अंडर 1 किलोमीटर। अगर आपको बजट फ्रेंडली करना है तो अंडर 4-5 किलोमीटर्स भी बहुत सारे स्टेज हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट और कैफ़े की भी कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, कैफ़ेज़ भी हैं। तो इन द एंड यहाँ पे सब कुछ है अकॉर्डिंग टू यू, आपको जिस टाइप से भी करना है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप इन एडवांस में बुकिंग कर सकते हो, काफ़ी होटल्स में ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं और आप इन एडवांस में भी सब कुछ इंडिविजुअली कर सकते हो या आप पैकेज भी ले सकते हो। इट्स ऑल ऑन यू। ये होटल है। चलो आपको मैं अपने होटल का रूम टूर देती हूँ। ओके, यहाँ पे 2 बेड है जो कि एक फैमिली के लिए अच्छा है। फ़ैन है, एसी, यहाँ पे एसी भी है और आओ, और यहाँ पे व्यू भी है। आओ देखो, आओ आओ, देखो देखो व्यू देखो। हमें होटल में बैल्कनी भी मिली है जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ से व्यू और भी अच्छा दिखता है। वहाँ पे देखो वॉशरूम, यहाँ पे मैं आपको वॉशरूम बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी वॉशरूम इंगेज है। और हमें यहाँ पे स्टोर का बोर्ड भी दिया है जो कि काफ़ी क्लीन है। 3 कैबिनेट्स हैं। हाँ, यहाँ पे टीवी नहीं है बट यहाँ पे मिरर है। और यहाँ पे एक और टेबल दिया है एक्स्ट्रा, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा टेबल दिया है स्टोर करने के लिए और बहुत सारे यूनिट्स दिए चार्जिंग की। तो ऑल इन वन ये होटल अच्छा है, बजट फ्रेंडली भी है और व्यू भी है, सफोकेशन भी नहीं होगा। जिस होटल में मैंने स्टे किया है वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर जाने वाली मेन रोड से टच ही है और उसके आसपास और भी काफ़ी सारी होटल्स जो नई बनी हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं। हमें रास्ते में बहुत सारे पलास के पेड़ दिख रहे थे जिसकी जानकारी मेरे पापा देंगे। ये टीसू का पेड़ है। ये टीसू जिसे कहते हैं, ये सीजन आता है तो ये लाल रंग से पूरा फूल जाता है। इसे टेसू का जंगल भी होता है, पूरा वन भी होता है टेसू का। ये इसे पलास भी कहते हैं। इस पे पत्तल बनाया जाता है, खाने की थाली जिसमें लोग खाते थे वो इसी को बना के खाते थे और पीते थे। इसमें प्लेट भी बनाए, कप भी बनाए, पानी पीने के गिलास भी यूज़ किया जाता था। फिर इससे छाता भी बनाए जाते थे वो सर को ढकने के लिए, और बड़े बड़े छाते बना के लोग इसमें घर जैसा बना लेते थे रहने के लिए। ये इतना पावरफुल पेड़ है। इसमें इसमें खाना भी खा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, प्लेट भी बना सकते हैं, गिलास भी बना सकते हैं और पानी से बच भी सकते हैं। ये बहुत सारी जगह बहुत आयत मिलता है और इसके फूल से कलर भी बनता है। टेसू का फूल से कलर बनाया जाता है। हमें सूरत से ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए शाम हो गई थी, इसके लिए हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कल सुबह करने का निर्णय लिया। अभी हम पेट पूजा करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे की जानकारी देंगे। जैसे कि हमने एडवांस बुकिंग नहीं की थी और हमें शांति से भगवान के दर्शन भी करने हैं, इसके लिए हम सुबह ही 5:30 बजे मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। मंदिर का टाइमिंग 5:30 बजे है, तो इसके लिए हमने सुबह 4 बजे ही चेकआउट कर लिया था होटल से। 10 मिनट में हम मंदिर भी पहुंच गए थे। पार्किंग में हमें थोड़ा टाइम लगा और मंदिर तक पहुंचने में भी हमें समय लगा। यहाँ पे पार्किंग की भी काफ़ी सुविधाएं हैं। बाकी वाहनें जो रिक्शा हैं, टैक्सी हैं, वो आपको 6 बजे के बाद मिलेंगे, परंतु अगर आप इन एडवांस इंडिविजुअली बुकिंग करते हैं तो आपको आपके टाइमिंग पे भी मिल सकते हैं। ओमकारेश्वर के यहाँ पे 2 ब्रिज हैं। जो एक झूला ब्रिज है वह 5 बजे के बाद ही खुलता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं तो आप उस ब्रिज से ना जाएं। दूसरा जो ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज, वो हमेशा खुला रहता है। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग भी दर्शन करना है तो आप 5:30 बजे ही पहुँच, क्योंकि मंदिर का टाइमिंग भी 5:30 बजे ही है और झूला ब्रिज भी 5:30 बजे ही खुलता है। अगर आप मंदिर बहुत जल्दी पहुंच गए 3 बजे या 4 बजे, जो कि काफ़ी श्रद्धालु पहुंच भी गए थे, तो हम आपको बता दें कि आप फुट ओवर ब्रिज से ही जाएं। आप पहले मेन पार्किंग से गऊ घाट की ओर जाएं, फिर गऊ घाट से आप ओमकारेश्वर मंदिर गेट जाएं। उसी गेट से सीधे आप चलते जाएंगे तो आपको फुट ओवर ब्रिज मिल जाएगा। गऊ घाट पे ही आपको बोटिंग की भी सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप नर्मदा के संगम और डैम भी घूम सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर गेट के आसपास भी आपको पार्किंग मिल सकती है। झूला ब्रिज के गेट पे ही वीआईपी टिकट रिस्टबैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काउंटर मिल जाएगा। जो आपने ऑनलाइन बुकिंग की होगी तो वहाँ पे आपको वीआईपी टिकट का एक्सेस मिलेगा। वहाँ पे वीआईपी टिकट बुकिंग नहीं होती है। जो आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो वहाँ पे आपको अपना बुकिंग नंबर बताना पड़ता है और आपको आपका रिस्टबैंड देते हैं और आधार कार्ड भी आपको बताना पड़ता है। तो चलिए अब हम महादेव जी की ओर बढ़ते हैं।
फुट ओवर ब्रिज पार करने के बाद हमें बहुत सारे प्रसाद और फूल बेचने वाले मिले। वहाँ से हमने फूल लिया और जनरल लाइन की ओर बढ़े। वहाँ पे 2 रो है, एक वृष्ट पेरेंट वालों के लिए और एक जनरल लाइन वालों के लिए। यह रोज़ सेम झूला ब्रिज के साइड भी आपको मिलेगा, बट आफ्टर 5 AM। जूता चप्पल और जो भी स्लीपर है आपको घाट के साइड ही उतार देना है। अंदर आपको नहीं मिलेगा कोई जूता या चप्पल के लिए। तो कोई जो भी नज़दीक फूल वाले प्रसाद वाले हैं उनके हाथ से आप कुछ प्रसाद या फूल खरीदें और उनको अपना जूता या चप्पल रखने के लिए दे दें। ट्रस्ट के तरफ से भी जूता चप्पल रखने के लिए सुविधाएं हैं, मगर वो दूसरी तरफ है। तो अगर आप फुट ओवर ब्रिज के साइड से आ रहे हैं तो आपको इधर घाट के साइड जूता और चप्पल उतार के रखना होगा। अभी मंदिर खुलने में थोड़ा समय था, फिर भी काफ़ी दर्शनाभिलाषी पहले से ही यहाँ पे मौजूद थे। हम भी यही लाइन में रुक के मंदिर खुलने का प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 मिनट में मंदिर खुल गए थे और काफ़ी तेज़ी से लाइन भी बहुत आगे बढ़ गई। ना ही कोई धक्कम-धुक्की हुआ, ना ही कोई भीड़-भाड़। हम भी शांति से शिव जी का भजन गाते हुए आगे बढ़ते गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। इसके लिए हर दिन यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन आते हैं। उन्हीं भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पे 2, 3, 4 फ्लोर्स और सेक्शन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ को भी अच्छे से मैनेज कर सकती है। यह मैनेजमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे आप शांति से महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं और आपको ज़्यादा धक्कम-धुक्की भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी आपको इतना नहीं चलना है और स्किप करना है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप VIP एक्सेस भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में भी हम बात करते हैं। पौराणिक रेफरेंस में कहा जाता है कि स्कंद पुराण में ओमकारेश्वर का उल्लेख मिलता है, जहाँ लिखा है कि देवी और देवताओं ने यहाँ पे तपस्या की थी। शिव पुराण में भी इस स्थल का वर्णन है। यह मंदिर 3 मुख्य धार्मिक ग्रंथ में मेंशन है: शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मंदता ने इस आइलैंड पर कई सालों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मंदता के नाम ही इस आइलैंड को मिला। मंदता द्वीप ये एक ऐतिहासिक राजा भी थे, जो सूर्यवंश में हुए, रामायण से भी पहले के ज़माने में। इस टेम्पल में सीमेंट का यूज़ बहुत कम हुआ है। पत्थरों का इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जैसे आज हम लीगो ब्लॉक्स। लोकल का मानना है कि यहाँ पे महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के ऊपर बूंदें गिरने लगती है, बिना किसी पाइप या आर्टिफिशियल अरेंजमेंट की। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये कंडेंसेशन का क्लासिक एग्जांपल हो सकता है। शिवरात्रि फरवरी टू मार्च में आती है। इस समय रात को टेम्परेचर सडनली गिरता है। टेम्पल की स्टोन वॉल्स दिन भर गर्म रहती है और रात को कोल्ड एयर के साथ कॉन्टैक्ट करते वक्त मॉइस्चर कंडेंस करता है। गर्भगृह का क्लोज एनवायरनमेंट इस फिनोमिनन को ऐतिहासिक और लोकल लोग बताते हैं कि कई बार जब बड़ी फ्लड्स आई और सब कुछ डूब गया, टेम्पल के अंदर पानी नहीं आया। ये आया तो भी शिवलिंग हमेशा पानी से ऊपर रहा। यह शिव और साइंटिफिक एनालिसिस ये कहते हैं कि टेम्पल का इंजीनियरिंग डिज़ाइन फ्लड्स को कंसीडर करके किया गया था। गर्भगृह की हाइट डेलिबरेटली रेज थी। स्टोन वॉल्स की थिकनेस और इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर पानी को अंदर आने से रोकती थी। गर्भगृह में फ़ोटो या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और आपको वहाँ पे जल चढ़ाने की भी सुविधाएं मिलेंगी। वहाँ पे दान पेटी जैसा बना हुआ होगा, जहाँ पे आपको जल चढ़ाना होगा। काफ़ी पंडित भी मिलेंगे जो कहेंगे कि हम जल चढ़ाएंगे, मगर उसका वह शुल्क लेंगे। तो आपको शुल्क नहीं देना है, वहाँ पे आपको जल चढ़ाने की सुविधाएं मिलेगी। आपको वहाँ से जल चढ़ा लेना है। यहाँ से एग्जिट झूला वालों की और यहाँ से जो घाट से आए हैं उनके। इसी तरीके से हमारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं और हम यहाँ पे घाट पे आके नर्मदा जी के भी दर्शन करते हैं। इसी घाट से आप परिक्रमा भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे ओमकार मठ, मंदता पैलेस, श्री गायत्री शक्तिपीठ, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, कर्डेश्वर टेम्पल, संगम, एकता धाम, आदि शंकराचार्य का स्टेचू, श्री सिद्धानाथ टेम्पल, श्री हनुमान जी मंदिर, केदारनाथेश्वर मंदिर और भी काफ़ी धार्मिक स्थल आपको परिक्रमा करते समय मिलेंगे। उसके बाद ब्रिज पार करके हम जा रहे हैं ममलेश्वर के दर्शन करने। सुना है कि ओमकारेश्वर जी के दर्शन कर रहे हैं तो आप ममलेश्वर जी के भी दर्शन कीजिए, तब जाके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन संपूर्ण माना जाएगा। फुट ओवर ब्रिज पार करने के बाद आपको तुरंत ही विष्णु मंदिर मिल जाएगा, तो उसके भी आप दर्शन कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी ही मनमोहक है।
उधर मंदिर से ही सीधा रास्ता आपको ममलेश्वर की ओर जाने के लिए मिलेगा। ममलेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन परमान डायनेस्टी में हुआ है, अप्रोक्स 950 टू 1100 CE। कई विद्वान इसे ओमकारेश्वर से भी पुराना मानते हैं। ओमकारेश्वर यात्रा को ममलेश्वर दर्शन के बिना अपूर्ण माना जाता है। ममलेश्वर टेम्पल का आर्किटेक्चर सिंपलर है ओमकारेश्वर के मुकाबले। ये प्राइमरी ग्राउंड लेवल पर है और इसका शिखर छोटा है। टेम्पल का गर्भगृह में एक बड़ा शिवलिंग है जो नेचुरली शेप बताया जाता है। टेम्पल के आसपास कई छोटे श्राइन और मंडप हैं। ममलेश्वर जी की यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती, वहाँ पे भी आपको लाइन लगा के ही जाना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी समय चाहें वहाँ पे आप बहुत ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहीं पे हमारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूर्ण होता है। अब हम जा रहे हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, जिसका आपको शॉर्ट्स वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आपको पूरा एक दिन लगेगा, क्योंकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा आपको वहाँ पे कई पौराणिक चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें भी मिलेंगी और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छा एंशिएंट एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कर लें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लीव कमेंट और लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।